नमस्कार, मैं इंजीनियर रानी ठाकुर, फाइनेंशियल एडवाइजर। मनी की बात रानी ठाकुर के साथ एक कदम समृद्धि की ओर। दोस्तों, इस बार मनी की बात में मैं रेफरेंस ले रही हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के अकॉर्डिंग आपका पैसा तब क्रिएट होगा जब आप देखने का नजरिया बदलेंगे, और देखने का नजरिया जब आप बदलेंगे आपका पैसा क्रिएट होगा। और इसके लिए मैं बहुत ही टेक्निकल सॉल्यूशन के साथ में आपके पास में एक एग्जांपल देने जा रही हूँ, किस तरीके से आपका पैसा चोरी होता है और कैसे वो पैसा क्रिएट नहीं हो पाता। इसके लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने जा रही हूँ। तो मनी की बात रानी ठाकुर के साथ आप देखते रहिए कैसे आपका मनी क्रिएट होगा आर्ट एंड साइंस के द्वारा, क्योंकि मनी क्रिएट करना एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। और दोस्तों, मनी क्रिएट करना आर्ट एंड साइंस दोनों है। इसके लिए दो दोस्त हैं, ए और बी। दोनों एक मकान परचेस करना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट 60 लाख रुपीस है। ए ने जो पाथ सिलेक्ट किया है वो है लोन के थ्रू बैंक से हाउसिंग लोन लेता है, जिसमें 60 लाख के मकान के लिए 7.20 उसका रजिस्ट्री कॉस्ट आता है। 8% की इंटरेस्ट वो लोन लेता है अगले 30 साल के लिए। उसकी EMI आती है लगभग 44,760 रुपए। अगले 30 सालों के लिए ये EMI से बाउंडेड हुआ। पूरी EMI पेमेंट करने के बाद उस मकान की कॉस्ट बनती है 1.61 CR अप्रॉक्स। इसके अलावा एडिशनल चार्जेस जैसे सोसाइटी की चार्जेस, वाटर कनेक्शन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन चार्जेस, और ये सारे चार्जेस के अलावा फर्नीचर जो है मेंटेनेंस करवाने के चार्जेस, ये सारे चार्जेस अगर आप मिलाएंगे तो लगभग 10 लाख रुपए और एडिशनल लगेगा। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ मकान जो हुआ वो लगभग 1.8 CR का हुआ। इसके साथ साथ वो बाउंडेड है कि आप इस घर में रहेंगे, और 30 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट में आता है तो साथ ही साथ उस मकान का जो है नीड होगा उसको रिक्रिएशन करने का, क्योंकि 30 साल में मकान काफ़ी डैमेज हो चुकी रहेगी। उसकी जगह दोस्त बी ने सोचा कि मैं स्मार्ट वे इन्वेस्टमेंट का पाथ एक्सेप्ट करूंगा। उसने 30,000 रुपये की EMI की एक वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदा, और साथ साथ में 14,760 रुपये जो है वो रेंटल के ओर गया। रेंट से उसने मकान लिया। उसका कोई भी रजिस्ट्री चार्जेस नहीं लगा, मतलब 7.5 लाख जो रजिस्ट्री चार्जेस है वो सेविंग हुआ। एडिशनल चार्जेस जितने थे वो सारे सेविंग हो गए। दैट मीन्स लगभग 10 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा सेविंग किया। 30 साल के बाद जो 30,000 रुपये की EMI पे उसने जो मकान लिया था उसकी कॉस्ट जो हुई, उसका जो रिटर्न हुआ वो लगभग 3.41 CR हुआ, जो कि टैक्स फ्री है। बट जो ए था उसका हर चीज टैक्सेबल में आएगा, इसका हर चीज टैक्स फ्री है। इसके अलावा इसे किसी प्रकार के बाउंडेशन नहीं है कि सिटी के पर्टिकुलर एक ही घर में रहे। ये अपने जॉब के लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो है रूम ले सकता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नेबर्स को चेंज कर सकता है। इस तरीके से इसने अपने पूरे लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया बिना EMI की टेंशन की। साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो यहाँ ए को रिक्रिएशन करना पड़ा, यहाँ बी को जो है 3.41 CR में से 2 करोड़ का उसने घर खरीदा नया। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए उसने अपने रिटायरमेंट के फंड रखे, और 40 लाख रुपए का उसने रिनोवेशन में खर्च किया। दोस्तों, दोनों ने ही सेम अमाउंट की EMI बनाई। पहले वाले की EMI चेंज होती रहेगी, लेकिन बी की EMI चेंज नहीं होगी। 30,000 मतलब 30,000 होल लाइफ। बी ने स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण उसके पास रिटायरमेंट के लिए भी 1 CR है, और मकान भी नया अपने अनुसार जहां उसे रिटायरमेंट में रहना था वहां पे उसने मकान खरीदा, और इस तरीके से वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना।
दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नज़रिया को बदलिए और अपने लाइफ को बहुत ही हैप्पीली और फैमिली के साथ इंजॉयबल बनाइए। मैं देखती हूँ ज़्यादातर यंग लोग बड़ी बड़ी EMI की लोड में रहते हैं, जिसके कारण उनका प्रेजेंट भी स्ट्रेसफुल होता है और आगे आने वाले समय के लिए किसी प्रकार की सेविंग नहीं होती है। सोचिएगा ज़रूर, आपके हाथ में है, आप कैसी लाइफ चाहते हैं। मनी की बात रानी ठाकुर के साथ एक कदम समृद्धि की ओर। नमस्कार।